अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CSS कमेंट्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और CSS कमेंट्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी था क्योंकि अब हम CSS के जो कंप्लीट लेक्चर्स हैं और CSS को कंप्लीट हमने अभी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इससे पहले हम HTML के बारे में पढ़े थे, तो HTML में भी कमेंट्स का यूज़ हमने देखा था कि हमने कमेंट्स का यूज़ किस तरह से HTML में करना है, ठीक है। तो अब CSS कमेंट्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा CSS बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड हमने ऑलरेडी यूज़ किया है HTML और CSS का, जो थोड़ा बहुत हमने मिक्सचर अभी तक यूज़ किया था। हमने CV बनाई थी और एक लेआउट तैयार किया था, ठीक है। तो अब CSS बैकग्राउंड के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि ज़ाहिर सी बात है हम CSS पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने मैंने अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और अगर मैं आपको दिखाऊं तो जितना भी कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है ये सब हम पढ़ेंगे और ये सारा का सारा कंटेंट CSS बैकग्राउंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि CSS बैकग्राउंड है क्या। CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ आर यूज टू ऐड बैकग्राउंड इफेक्ट्स फॉर एलिमेंट्स, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर हम जो बैकग्राउंड इफेक्ट्स हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कुछ बुलेट्स में आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होंगी, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर की जो प्रॉपर्टी है इसको हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, लेकिन अब एक दफ़ा से दोबारा से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि अपना एडिटर ओपन करता हूँ, ठीक है। तो एडिटर ओपन करते हैं अपना और सबसे पहले मैं यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर राइट क्लिक करके और न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ और यहाँ पे इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ CSS बैकग्राउंड, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। और एक्सटेंशन HTML रहेगी, आपको पता है। सेव करता हूँ और उसके बाद ये मेरी फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे बेसिक सिंटेक्स चाहिए तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और टाइटल में मैं दे देता हूँ कि CSS बैकग्राउंड, ठीक है। CSS बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, मेरा टॉपिक टाइटल हो जाएगा आज का। और यहाँ से ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि अपने वेबसाइट डेवलपमेंट के फ़ोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे CSS बैकग्राउंड की फ़ाइल है, इसको मैं रन करता हूँ। जब मैं रन करूँगा तो ये देखें, ये हमें टाइटल यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं दोबारा से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ पेज इज़ सेट लाइक दिस, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर हम किस तरह से सेट करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। और पैराग्राफ का टैग मैंने यूज़ किया और यहाँ पे मैं लॉरेम के बाद आप टैब प्रेस करेंगे तो ये आपको सारा का सारा टेक्स्ट मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब ये पैराग्राफ मुझे यहाँ पे मिल चुका है, तो मैं अभी सेव करके इसको रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये मुझे कुछ टेक्स्ट इस तरह से मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी। तो उसके लिए ना तो मैं इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करने वाला हूँ, ना तो मैं इंटरनल स्टाइलिंग यूज़ करने वाला हूँ। लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल स्टाइलिंग का किस तरह से यूज़ करना है। तो उसी तरह से href में मैं क्या करता हूँ, CSS बैकग्राउंड नाम दे देता हूँ फाइल का, .css एक्सटेंशन। तो ये फ़ाइल जो है वो मैं बना लेता हूँ और ये फ़ाइल हमारी लिंक हो जाएगी यहाँ पे HTML फाइल के साथ, ठीक है। तो इसको सेव करने के बाद अब मैं वेबसाइट डेवलपमेंट के फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ और जो फाइल का नाम मैंने वहाँ पे दिया था वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, CSS background.css, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये फ़ाइल मेरी क्या हो चुकी है, बन चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, CSS background.css ये फ़ाइल मेरी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई करता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर और उसके बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि लाइट ब्लू, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, लाइट ब्लू हो जाए। तो मैं सेव करके आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ।
तो ये देखें कि ये जो बैकग्राउंड कलर है पूरी बॉडी का वो क्या हो चुका है, लाइट ब्लू हो चुका है। तो दैट्स गुड। और उसके बाद अब मैं जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे हम अदर एलिमेंट्स जो हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें अदर एलिमेंट्स जैसे कि H1, P और div। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे और भी एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले पैराग्राफ से पहले मैं H1 का यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ दिस इज़ अ हेडिंग, और उसके बाद पैराग्राफ के बाद मैं एक div यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि दिस इज़ अ div। ठीक है, तो अब तीनों चीज़ें मेरी यहाँ पे यूज़ हो चुकी हैं, H1, P और div। सेव करने के बाद मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें दिस इज़ अ हेडिंग और उसके बाद पैराग्राफ और फिर div। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर भी बैकग्राउंड कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स विल हैव डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स। जी बिल्कुल, डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स यहाँ पे यूज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि H1 और उसके बाद P और उसके बाद div। ठीक है, इन सब के ऊपर मैंने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए ऑरेंज, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर हो वो क्या हो, ब्लू। और उसके बाद यहाँ पे जो H1 का बैकग्राउंड कलर हो वो क्या हो, ब्लैक। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं कलर वाइट कर दूंगा, क्योंकि अगर दोनों ही टेक्स्ट भी ब्लैक होगा और बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक होगा तो हमें टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं कलर को वाइट कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं कलर को वाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब सब एलिमेंट्स पे मैंने बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया है। तो ज़रा मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें इन तीनों के ऊपर बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आप डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर भी बैकग्राउंड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी की। ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी दोनों एक ही चीज़ें हैं, ज़रा रीड कर लेते हैं। द ओपेसिटी प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी जो है वो ओपेसिटी की प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन टेक अ वैल्यू फ्रॉम 0.0 टू 1.0। ये वैल्यूज़ हमें देनी पड़ती हैं 0.0 से 1.0 से 0 तक। द लोअर वैल्यू द मोर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जितनी कम वैल्यू होगी और जितनी वैल्यू कम होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, वो ट्रांसपेरेंट होगी, यानी कि आपको सही तरह से क्लियरली दिखाई नहीं देगी। तो अब यूज़ करके आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और यहाँ पे बात क्या की जा रही है। ओपेसिटी और यहाँ पे मैं 0.3 का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, 0.3। ठीक है, सेव करता हूँ और उसके बाद मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो अभी देखिए कि हमने बैकग्राउंड बॉडी के ऊपर हमने ओपेसिटी अप्लाई किया है, तो इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो सब क्या हो चुका है, डिम हो चुका है, लाइट हो चुका है, यानी कि हमें पढ़ने में इतनी आसानी से समझ नहीं आ रहा। और इसी को मैं ये कहना चाह रहा था कि ये लाइट ओपेसिटी का बेसिकली मकसद क्या है, लाइट कर देता है, वो डिम कर देता है। आपकी कोई भी एलिमेंट हो, उसके अंदर कोई टेक्स्ट हो या कुछ भी हो, उसको डिम या लाइट कर देता है। ठीक है, तो अब ये तो हमने अप्लाई की ओपेसिटी बॉडी पे। अब इसी तरह से आप चाहें तो H1 के ऊपर भी ये ओपेसिटी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे 0.3 का अगर मैं यूज़ करूँ तो आप देखेंगे कि H1 का जो पूरा एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, डिम या लाइट हो जाएगा। बाकी देखें दोनों एलिमेंट्स बिल्कुल ठीक है, H1 क्या है, डिम और लाइट हो चुका है। तो यहाँ पे इसका मतलब कि हमारी ओपेसिटी अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पे एक बात की जा रही थी कि द लोअर वैल्यू द मोर ट्रांसपेरेंट। जितनी कम वैल्यू होगी उतना क्या हो जाएगा, ये डिम या लाइट हो जाएगा। तो अभी देखें हमने 0.3 का यूज़ किया है। अब अगर हम बड़ी वैल्यू देते हैं यानी कि 1.0 का मतलब है कि हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं आगे की तरफ। तो इसको मैं सेव करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ।
तो अब देखें कि क्लियरली हमें पढ़ने में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। और अगर इसी तरह से हम इसकी जो ओपेसिटी है वो 0.5 या 0.6 कर दें तो थोड़ा बहुत ये डिम हो जाएगा, ठीक है। और अगर बिल्कुल ही मैं 0.0 कर दूं तो आपको मैं दिखाता हूं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सेव करके मैं रिफ़्रेश करता हूं तो अब ये देखें बिल्कुल ही गायब हो चुका है, हमें बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है। और अगर मैं 0.1 करूं तो हो सकता है थोड़ा बहुत हमें दिखाई दे, ठीक है। 0.1 करने के बाद हमें थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। तो ओपेसिटी का बेसिकली मकसद यही था और आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। उसके बाद है CSS बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से हमने बॉडी में बैकग्राउंड कलर का यूज़ किया, यहाँ पे हम बैकग्राउंड इमेज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे फ़ोल्डर में इमेजेस मौजूद हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड इमेज 2 ये दोनों मैंने अलग अलग पर्पज़ के लिए रखी हैं, लेकिन बैकग्राउंड इमेज का सबसे पहले मैं यूज़ कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर को रिमूव करके यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूं। और अब एक चीज़ आपको मैं ये बता दूं कि पहले हम लोग यूज़ कर रहे थे इनलाइन स्टाइलिंग और इंटरनल स्टाइलिंग। उनमें हम क्या कर रहे थे कि बैकग्राउंड इमेज किसी और तरीके से इंसर्ट करवा रहे थे। यहाँ पे एक्सटर्नल स्टाइलिंग में आपको URL का यूज़ करना पड़ेगा। URL आप यूज़ करेंगे और इसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स का आपने यूज़ करना है। अब आपने सिंपली बैकग्राउंड इमेज जो इमेज का नाम है और एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पे आपने बतानी है, बैकग्राउंड इमेज .jpg ये आप बताएंगे और उसके बाद ये इमेज क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको इमेज दिखा दूँ कि ये इमेज कुछ इस तरह की है, ठीक है। ये देखें ये इमेज है और ये इमेज मैंने यहाँ पे बता दी है। और अब मैं ज़रा रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ कि ये बैकग्राउंड में अप्लाई हुई भी है या नहीं। तो ये देखें ये इमेज हमें यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। दैट्स गुड। बैकग्राउंड इमेज के बारे में भी आपको समझ आ गया। उसके बाद है CSS बैकग्राउंड रिपीट। CSS बैकग्राउंड रिपीट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी रिपीट्स एन इमेज बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। अब इमेज रिपीट तब भी होगी जब आपकी इमेज काफ़ी छोटी होगी साइज़ में और आप जब उसको अप्लाई करेंगे या यूज़ करेंगे तो वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रिपीट होगी। रिपीट किस तरह से होगी, तो मैं क्या करता हूँ कि इमेज मेरे पास मौजूद है ये वाली बैकग्राउंड इमेज 2। ये देखें ये इमेज जो है वो विड्थ में भी छोटी है और हाइट में भी छोटी है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस इमेज को मैं यूज़ कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं करना। बैकग्राउंड इमेज 2.jpg मैंने नाम दिया हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इमेज 2.jpg नाम यहाँ पे बताना है और इसको मैं सेव करके रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ तक जो है वो ये एक इमेज है और उसके बाद यहाँ तक ये एक इमेज है और ये नीचे की तरफ भी वर्टिकली भी ये रिपीट हो रही है, लेकिन अभी हमें नज़र नहीं आ रही। तो क्या करते हैं कि बैकग्राउंड रिपीट का हमने यूज़ करना है। अब ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि बैकग्राउंड रिपीट किस तरह से होगी इमेज। अब कोई भी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की फ़िलहाल। तो बैकग्राउंड इमेज जो है हमारी बोथ हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों डायरेक्शंस में ऑटोमेटिकली रिपीट होगी, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सम इमेजेस शुड बी रिपीटेड ओनली हॉरिजेंटली और वर्टिकली और दे विल लुक लाइक स्ट्रेंज लाइक दिस, ठीक है। कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं कि वो ऑटोमेटिकली वो क्या होती हैं, रिपीट होती हैं या तो हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली। तो यहाँ पे अभी हम CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो रिपीट है उसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सम इमेजेस शुड बी रिपीटेड, ठीक है। यहाँ पे ये वही बात हो रही है जो अभी हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट एक्स का मतलब है हॉरिजेंटली। तो यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और बैकग्राउंड रिपीट और यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ रिपीट एक्स का क्या मतलब है कि ये जो इमेज है ये रिपीट होगी हमारी मर्ज़ी से और हम इसको रिपीट करवाना चाह रहे हैं हॉरिजेंटली। तो रिपीट एक्स का मतलब है हॉरिजेंटली, ये आपको मैं बता दूं। और अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो ये इमेज जो है हॉरिजेंटली रिपीट होगी इस तरह से, ठीक है। और अब अगर मैं इस इमेज को वाई डायरेक्शन में रिपीट करवाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, रिपीट वाई का यहाँ पे यूज़ कर लूँगा और अब ये वर्टिकली रिपीट होगी, ठीक है। सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो अब ये वर्टिकली रिपीट हो रही है। अब ज़ाहिर सी बात है हमारे पास इतना कंटेंट नहीं है, इस वजह से हमें ये रिपीट होते हुए नहीं दिखाई दे रही। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे
ये जितना भी मैंने H1 और P यूज़ किया है, तो मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ और उसके बाद मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये देखें कि ये इमेज हमारी रिपीट हो रही है नीचे की तरफ। अब मज़ीद अगर मैं इसको और भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट। ठीक है, सेव करके अब मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। अब ये यहाँ पे कर्सर भी हमारे पास आ चुके हैं और ये देखें ये इमेज हमारी अब रिपीट हो रही है। ठीक है, यहाँ तक एक इमेज है और उसके बाद दूसरी इमेज स्टार्ट हो गई है। तो ये इमेज हमारी मर्ज़ी से हमने यहाँ पे वैल्यू बताई हुई है कि रिपीट वाई, यानी कि वर्टिकली रिपीट हो हमारी इमेज। ठीक है, अब इतना करने के बाद एक और प्रॉपर्टी है जो कि हम यूज़ करते हैं। वो किस लिए यूज़ करते हैं कि शोइंग द बैकग्राउंड इमेज ओनली वंस इज़ आल्सो स्पेसिफाइड बाय द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। अब हम चाह रहे हैं कि हमारी जो इमेज है वो ओरिजिनली तो एक ही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली इमेज तो हमारी एक ही है। हम चाह रहे हैं कि सिर्फ एक ही दफ़ा ये दिखाई दे और रिपीट वगैरह ना हो। तो हम यहाँ पे रिपीट वाई की जगह या रिपीट एक्स की जगह हम क्या कर देंगे, नन। नन का मतलब है सिर्फ एक ही दफ़ा हमें दिखाई दे। तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब ये देखें कि ये हमारी जो इमेज है वो हमें, शायद मैंने कोई मिस्टेक की है, रिपीट नो रिपीट, सॉरी, यहाँ पे वैल्यू हमने देनी थी नो रिपीट। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ नो रिपीट का। अब ये इमेज जो है हमें एक ही दफ़ा दिखाई देगी। तो मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो अब ये देखें कि जितना भी हमारा कंटेंट है वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारी जो इमेज है वो हमें एक ही दफ़ा यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप जो रिपीटिशन है वो ख़त्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद है हमारे पास नो रिपीट हमने पढ़ लिया। CSS बैकग्राउंड पोजीशन, अब इस इमेज की जो पोजीशन है वो भी हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके। तो इस वक्त जो हमारी इमेज है वो आपको मैं दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से हमें डिस्प्ले हो रही है। देखें, लेफ़्ट साइड पे और टॉप पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इमेज है वो हमें राइट साइड पे और टॉप पे शो हो। तो मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, बैकग्राउंड पोजीशन, सॉरी, यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन और उसके बाद यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि राइट साइड पे टॉप पे हो। राइट टॉप का मतलब है कि यहाँ पे ये हमें इमेज दिखाई दे राइट साइड पे और टॉप पे। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब ये देखें कि ये हमारी इमेज यहाँ पे इस साइड पे मूव हो चुकी है जो हमने उसको पोजीशन बताई है। इस तरह से ये सेंटर में भी आ सकती है। राइट टॉप की जगह आप अगर आप यहाँ पे यूज़ करें तो यहाँ पे आप सेंटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये सेंटर में भी आ चुकी है, पूरे पेज के सेंटर में। ठीक है, पूरे पेज के सेंटर में हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं कि लेफ़्ट बॉटम। ठीक है, लेफ़्ट बॉटम का भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट बॉटम का क्या मतलब है कि लेफ़्ट साइड पे और नीचे की तरफ हमें यहाँ पे दिखाई दे। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें हमें नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रही है बॉटम पे। तो इस तरह से आप पोजीशन वगैरह बता सकते हैं अगर आप कोई इमेज यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात CSS बैकग्राउंड पोजीशन की। और उसके बाद है CSS बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है, CSS बैकग्राउंड अटैचमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि अटैचमेंट का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आपका एक वेब पेज है, जिस तरह से अभी हमने ये वेब पेज बनाया हुआ है। तो ये वेब पेज है, यहाँ पे आपकी इमेज जो आप डिस्प्ले करवा रहे हैं वो या तो फिक्स्ड रहनी चाहिए या फिर स्क्रॉल करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड का मतलब है एक ही जगह पे स्टिक रहना। तो रिफ़्रेश में करता हूँ और अब हम जितना मर्ज़ी स्क्रॉल कर लें उसके साथ साथ इमेज हमारी क्या होगी, मूव करेगी। ठीक है, मैं देखें स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन इमेज जो है हमारी उसके साथ साथ मूव कर रही है, यानी कि ये फिक्स्ड है। अब अगर मैं स्क्रॉल का यहाँ पे वैल्यू यूज़ करूँ, स्क्रॉल की वैल्यू,
तो अब क्या होगा कि जो मेरी इमेज है वो क्या करेगी, रिफ़्रेश करता हूँ और अब ये देखें कि ये स्क्रॉलिंग के साथ साथ क्या कर रही है, मूव नहीं कर रही। स्क्रॉल मैं कर रहा हूँ लेकिन ये साथ में मूव नहीं कर रही, ये एज इट इज़ क्या है, अपनी जगह पे फिक्स्ड है। ठीक है, ये देखें अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मेरी जो इमेज है वो टॉप पे ही, जहाँ पे ओरिजिनली है वहाँ पे हमें शो हो रही है और बॉटम वगैरह पे हमें ये शो नहीं हो रही। तो इस तरह से आप अगर इमेज का यूज़ करना चाहें तो स्क्रॉल की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आपकी जो इमेज है वो स्क्रॉल जब आप करेंगे तो आपको ये दिखाई देगी, लेकिन उस जगह पे रहेगी जहाँ पे आपने इसको रखा हुआ होगा, जो आपने पोजीशन बताई होगी। और अगर आप फिक्स्ड का यूज़ करेंगे तो स्क्रॉलिंग के साथ साथ जब आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो उसके साथ साथ ये क्या होगी, इसकी पोजीशन फिक्स्ड होगी और ये साथ साथ मूव करेगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। स्क्रॉल के बारे में बता दिया, फिक्स्ड के बारे में बता दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको मैंने बताई हैं और आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि बाज़ औक़ात इसको हमें यूज़ करना होता है और अगर यूज़ करना हो तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बैकग्राउंड कलर में इमेज लगाएं तो आपने इमेज वो वाली यूज़ करनी है कि जिस तरह से अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो ये इमेज हमने बैकग्राउंड पे यूज़ की हुई है, लेकिन अगर ये बैकग्राउंड वगैरह हम यहाँ से हटा दें, जो हमने पैराग्राफ और उसके बाद डिव के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया हुआ है, तो ये टेक्स्ट हमें सही तरह से दिखाई नहीं देगा। तो आपने क्या करना है कि बैकग्राउंड इमेज ऐसी लेनी है कि आपका जो टेक्स्ट है वो अट्रैक्टिवली ऊपर आपको नज़र आए और क्लियरली नज़र आए, देखने में अच्छा लगे, आपकी ऑडियंस को अच्छी तरह से समझ में आए कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने इमेज जो बैकग्राउंड पे जो भी यूज़ करनी है आपने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करनी है ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो क्लियरली नज़र आए। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको मैंने बता दिया इसके बारे में, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के। तो आज का लेक्चर इतना ही है, मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।